आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं 1857 की उस ऐतिहासिक क्रांति के बारे में जिसने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। ये कहानी सिर्फ एक बगावत की नहीं है, बल्कि ये समझने की है कि कैसे एक सदी का दबाया हुआ गुस्सा आखिरकार एक ऐसे विस्फोट में बदल गया जिसे हम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसके मुख्य कारण समझेंगे, फिर मंगल पांडे और इस बगावत की शुरुआत को देखेंगे, मुख्य नेताओं पर चर्चा करेंगे, उसके बाद ये जानेंगे कि ये क्रांति फेल क्यों हुई और आखिर में इसके ऐतिहासिक परिणाम पर बात करेंगे। शुरू करते हैं पहले हिस्से से, मुख्य कारण, यानी वो बारूद का ढेर आखिर कैसे तैयार हुआ। आप देखिए, 1857 का विद्रोह कोई रातों रात होने वाली घटना नहीं थी। 1757 के प्लासी के युद्ध से लेकर 1856 में अवध को हड़पने तक पूरे 100 साल लग गए इस बारूद को इकट्ठा होने में। वैसे उस दौर में एक बड़ी हैरानतंगेज भविष्यवाणी भी चल रही थी, जिसमें लोगों का पुख्ता विश्वास था कि प्लासी के युद्ध के ठीक 100 साल बाद यानी 1857 में अंग्रेजी शासन का पूरी तरह अंत हो जाएगा। अब यहाँ एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है कि आखिर किसानों और जमींदारों के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर इतना भयानक गुस्सा क्यों था। इस नाराजगी की असलियत को समझने के लिए उस समय की कठपुतली आर्थिक नीतियों को जानना बेहद जरूरी है। अगर हम इस आर्थिक शोषण को देखें तो आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। नई नीतियों के तहत फसल के 11 हिस्सों में से पूरे 10 हिस्से ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स के रूप में रख लेती थी, यानी कड़ी मेहनत करने वाले किसान और जमींदार के पास गुजारे के लिए लगभग कुछ नहीं बचता था। ये तो सीधे तौर पर लूट थी। और अगर ये कम था तो उन्होंने सूर्य अस्त नियम यानी सनसेट लॉ लागू कर दिया। इस कठोर नियम का सीधा सा मतलब था कि अगर एक तय तारीख को सूरज ढलने से पहले टैक्स जमा नहीं हुआ तो जमींदार हमेशा के लिए अपनी जमीन खो बैठता था। उस दौर में पुश्तैनी जमीन खोने का मतलब सिर्फ आमदनी जाना नहीं था, बल्कि समाज में सदियों पुराना रुतबा और सम्मान पूरी तरह मिट्टी में मिल जाना था। ये विश्वासघात कितना गहरा था, इसे हम काला कांकर के राजा हनुमंत सिंह की इस एक लाइन से समझ सकते हैं, जब उन्होंने एक ब्रिटिश अधिकारी से तंज कसते हुए कहा था, साहब आपके मुल्क में तो मैं मदद करता, पर अब आपका मुल्क रहा ही नहीं। सोचिए, जिन लोगों की पुश्तैनी जमीनें बेदर्दी से छीन ली गई थीं, उनके अंदर कितना आक्रोश होगा। दूसरा हिस्सा है मंगल पांडे और बगावत की शुरुआत, यानी वो चिंगारी जिसने इस बारूद में आग लगाई। सेना के भीतर हलचल पहले से थी। नई एनफील्ड राइफल आई और ये अफवाह आग की तरह फैली कि उसके कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। लेकिन सच कहूं तो सिर्फ यही एक बात नहीं थी। बाजार के आटे में हड्डियों का चूरा मिलाने की खबर, सिपाहियों की मुफ्त डाक सेवा का अचानक बंद होना और लेक्स लॉकी एक्ट आना। इस नए कानून की वजह से डर फैल गया था कि अंग्रेज जानबूझकर लोगों का धर्म बदलवा रहे हैं। इन सब चीजों ने मिलकर सिपाहियों को यकीन दिला दिया कि उनके धर्म पर बड़ा हमला हो रहा है। फिर आखिरकार ये ज्वालामुखी फट गया। बैरकपुर में मंगल पांडे ने ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला कर दिया, जिसके लिए उन्हें मौत की सजा मिली। जिसके तुरंत बाद मेरठ में 85 सिपाहियों ने जब कारतूस लेने से इनकार किया तो उन्हें सीधे जेल में डाल दिया गया। बस यहीं से खुली बगावत शुरू हो गई। सिपाहियों ने जेल तोड़ी, अपने साथियों को आज़ाद कराया और अपना नेतृत्व ढूंढने के लिए सीधे दिल्ली की तरफ चल पड़े। एक बड़ी हैरान करने वाली बात यह भी है कि इस क्रांति का संदेश फैलाने के लिए गांव-गांव रोटियां और कमल के फूल गुप्त रूप से बांटे जा रहे थे। तीसरा हिस्सा, मुख्य नेता और घटनाएं, यानी इस क्रांति का असल विस्फोट। जैसे ही ये आग फैली, अलग अलग क्षेत्रों से प्रमुख नेता इसका चेहरा बनकर उभरे। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को मजबूरन इसका प्रतीक बनना पड़ा। झांसी की बात करें तो वहां रानी लक्ष्मीबाई ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति के खिलाफ ऐसी मर्दानगी से लड़ाई लड़ी कि वो हमेशा के लिए अजर अमर हो गईं। वहीं कानपुर में नाना साहेब, जिनकी पेंशन रोक दी गई थी, लखनऊ में बेगम हजरत महल और बिहार में 80 साल के बाबू कुंवर सिंह इस लड़ाई के मुख्य स्तंभ बन गए और उन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। लेकिन सबसे दिलचस्प दस्तावेज जो यहां सामने आता है वो है आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन। अगस्त 1857 की इस घोषणा से पता चलता है कि विद्रोह करने वाले सिर्फ तोड़फोड़ नहीं कर रहे थे, उनके पास एक नए भविष्य का पूरा प्लान था, जिसमें जमींदारों, व्यापारियों और कारीगरों के अधिकारों की बात की गई थी। और सबसे खास बात, इसमें हिंदू मुस्लिम एकता को सबसे ऊपर रखा गया था। और ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ राजघराना ही नहीं, जमीनी स्तर से भी बड़े कमाल के नेता सामने आए, जैसे फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह।
जिन्हें डंका शाह भी कहा जाता था क्योंकि वो ढोल नगाड़ों के साथ चलते थे और उन्होंने हजारों लोगों को जोड़ा। या फिर बारूद के शाहमल नामक एक किसान जिन्होंने 84 गांव में अपनी एक पैरेलल सरकारी चला दी थी। वहीं बख्त खान जैसे एक आम सिपाही आगे चलकर दिल्ली में मिलिट्री कमांडर बन गए। ये साबित करता है कि ये बगावत कितनी संयोजित थी। चौथा हिस्सा, अवध जैसे इलाकों में जहां आम आबादी ने इतना भारी समर्थन दिया, उसके बावजूद ये क्रांति फैल क्यों हुई? इसके विफल होने के कुछ मुख्य कारण थे। एक तो ये पूरे भारत में एक साथ नहीं फैली, इसका असर ज्यादातर उत्तर और मध्य भारत तक ही सीमित रहा। दूसरा, इनके पास कोई एक सेंट्रल मिलिट्री स्ट्रैटेजी नहीं थी। इसके बिल्कुल उलट अंग्रेजों ने अपनी आधुनिक तकनीक यानी टेलीग्राफ और रेलवे का पूरा फायदा उठाया। टेलीग्राफ से उन्हें क्रांतिकारियों की खबर पहले ही मिल जाती थी। और एक सबसे बड़ा कारण यह था कि अंग्रेजों को सिख और पश्तून सैनिकों की तरफ से बड़ा मिलिट्री सपोर्ट मिल गया। अब ये युद्ध सिर्फ मैदान में ही नहीं, मनोवैज्ञानिक रूप से भी लड़ा जा रहा था। ब्रिटिश अपने प्रोपेगेंडा पेंटिंग्स में खुद को महान और विजयी दिखा रहे थे, लेकिन जमीनी हकीकत बेहद भयानक थी। मार्शल लॉ लगा हुआ था। सिर्फ शक के आधार पर हिंदुस्तानियों को तोपों से उड़ाया जा रहा था और बेहद कठोर बदले लिए जा रहे थे। अंग्रेजों के अंदर बदले की आग इस कदर चरम पर थी कि जब उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने बिना सोचे समझे खून खराबा न करने और थोड़ी दया दिखाने की बात की, तो ब्रिटेन के अखबारों ने उनका ही मजाक उड़ाया। उन्हें तंज कसते हुए क्लेमेंसी कैनिंग यानी दयालु कैनिंग पुकारा गया। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, इसकी ऐतिहासिक परिणाम और असर। इस क्रांति की राख से आखिर क्या निकला? जब इस पूरी भयावह घटना की धूल छाटी तो भारत का पॉलिटिकल नक्शा पूरी तरह से बदल चुका था। सबसे बड़ा बदलाव था 1858 का वो फैसला जहां ईस्ट इंडिया कंपनी का सदियों पुराना राज हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया और देश का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के हाथों में चला गया। एक कॉरपोरेट कंपनी को हटाकर पूरा उपमहाद्वीप सीधे इंपीरियल रूल के अंडर आ गया। एक और ऐसी क्रांति के डर ने अंग्रेजों को ढेरों बदलाव करने पर मजबूर कर दिया। गवर्नर जनरल अब वाइसरॉय कहलाने लगा। राजकुमारों की जमीन हड़पने की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति तुरंत खत्म कर दी गई। सेना को इस तरह से दोबारा बनाया गया कि उसमें यूरोपीय सैनिकों की संख्या काफी बढ़ा दी गई ताकि भारतीय सैनिक दोबारा एकजुट ना हो सकें। और सबसे बड़ी बात, अंग्रेजों ने आधिकारिक रूप से वादा किया कि अब से वो भारत के धार्मिक रीति रिवाजों में कोई दखल नहीं देंगे। भले ही इस क्रांति को मिलिट्रीली दबा दिया गया हो, पर इसकी चिंगारी बुझी नहीं थी। राख से उठकर इसने आने वाली सदियों के लिए आज़ादी के आंदोलन को बड़ी प्रेरणा दी। ये घटना जो शुरू में अंग्रेजों द्वारा सिर्फ एक सिपाही विद्रोह कहलाती थी, ऐतिहासिक स्मृति में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बन गई। रानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे जैसे चेहरे हमेशा के लिए पराक्रम और आज़ादी के प्रतीक बन गए। तो आखिर में ये एक्सप्लेनर हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। कॉर्पोरेट शोषण को खत्म करके एक डायरेक्ट एम्पीरियल साम्राज्य स्थापित होने पर क्या 1857 की इस क्रांति ने सच में देश को आज़ादी के एक कदम और करीब ला दिया, या इसने सिर्फ राज करने वालों का चेहरा बदल दिया? सोचिए जरूर। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।